राशि के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार लिम्बाले जी की नानी गोबर में से अनाज के दाने चुनकर उन्हें सुखाती हैं, धोती हैं और उसके आटे की बदबूदार रोटियां कितने सहज तरीके से वे खा लेती हैं भूख के कारण। और उसके साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार पाड़ेवार क्रम के जरिए जो अछूत लोग थे उनके कामों का बंटवारा किया जाता है। तो आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। सवेरे सवेरे की नींद में अचानक ये महसूस हुआ कि चंदा मां जोर से चिल्ला रही है। चंदा मां इनकी नानी की बहन है। बहुत आर्त आवाज में मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। संता माए और दादा सोए हुए थे। चंदा मां बहुत तड़के ही उठकर गुड़ की काली चाय बनाती और मुझे बुलाती। मुंह ना धोकर मैं एक कप चाय पी लेता। उम्र के 10-12 वर्ष तक मैं ना कभी शौच के लिए पानी लेकर गया, ना कभी सवेरे मुंह धोया। सोचिए किस प्रकार की मानसिकता रही होगी और कितना अभावों वाला जीवन रहा होगा ये। स्नान नदी पर जाकर करता। उसी समय अन्य काम भी हो जाते। बदन पर काफी गंदगी जमी रहती। साफ करने के लिए साबुन ही कहां था। पत्थर से शरीर को रगड़ता। कपड़े मिट्टी से साफ करता। तो सोच लीजिए, यदि हमारे कपड़ों पर जरी से भी मिट्टी लगे तो हम उसको तुरंत धोने के लिए डाल देते हैं या उसको धो ही डालते हैं। लेकिन वहीं पर यदि मिट्टी ही साबुन के तौर पर इस्तेमाल की जाए तो सोच सकते हैं कि कितने मैले कुचैले वे कपड़े होते होंगे। इसका आप लोग सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। चंदा मां तड़के ही एक कप चाय देती। चाय पीने के बाद दादा और संता माए के बीच घुसकर मैं फिर सो जाता। मेरे जगने के पूर्व ही दादा संता माए काम पर निकल जाते। जागने के बाद मैं नागी, निर्मी, मसामा के यहां चाय पीते। बाद में दूध की चाय बनाकर चंदा मां फिर बुलाती। संता माए गांव की सड़कों पर झाड़ू लगाकर आने के बाद फिर से चाय बनाती। मतलब दोनों नानियां और नानी की बहन, वो भी नानी ही हुई, वो दोनों बारी बारी से चाय बनाती और इन्हें बुलाकर पिलाती। थाली भर चाय पीने को देती। मैं स्कूल गया होता तो मेरी चाय सुरक्षित रखती। खाने की छुट्टी में मैं घर आकर उस चाय में रोटी का चूरमा बनाकर खा लेता। कभी कभी संता माए लोटे में चाय लेकर स्कूल आती और मुझे कक्षा से बाहर बुलाकर चाय पिलाती। स्कूल से आने के बाद चंदा मां मुझे चानी भून कर देती। चानी का जिक्र वे पहले कर चुके हैं कि मांस के छोटे छोटे टुकड़े जो छत पर डालकर या किसी भी तरीके से सुखा लिए जाते थे, उसको भून कर देती थी। चंदा मां के घर पर हमेशा सूखने के लिए चानी रखे मिलते। मधुमक्खी के कोष पर जिस तरह मधुमक्खियां निरंतर भिनभिनाती रहती हैं, ठीक उसी तरह मांस खंडों पर लगातार मक्खियां भिनभिनाती थी। चंदा मां की बिल्ली सतत मेरे आसपास घूमती रहती। मैं भी बिल्ली से छेड़खानी करता, उसे भगाने की कोशिश करता, पर वह जाती ही नहीं। चंदा मां बिल्ली को मारती। बिल्ली झोंपड़ी में गंदा करती, उसकी दुर्गंध आती। उस दुर्गंध से मुझे कै का एहसास होता। चंदा मां 2-4 चानियां लेती, उनके और छोटे टुकड़े करती और गर्म तवे पर उन्हें भूनती। तब उनमें से तेल निकलता। पूरे घर में चानी की गंध फैलती। बासी रोटियों के टुकड़े करती, गर्म तवे पर उन्हें रखती, उन्हें नीचे ऊपर करती, मतलब अलटती पलटती। चूल्हे से उतारकर उन पर नमक मिर्च छिड़कती और वह तवा मेरे सम्मुख रख देती। मांस के तले तेल में भूनने से रोटी बहुत जायकेदार लगती। मैं मजे से खाता। चानी ना हो तो चंदा मां रोटी तल कर देती। चूल्हे के ऊपर मिट्टी के बर्तन पर जानवर की चर्बी रखी जाती। उस मिट्टी के बर्तन के मुंह को कपड़े से बांधकर करीने से उसे रस्सियों से लटकाया जाता। तो जिस तरीके से भूनने के लिए हम लोग घी और रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां मरे हुए जानवर की चर्बी एकत्र करके उसको रखा जाता था और किसी भी चीज को भूनने के लिए या तलने के लिए उस चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। चंदा मां को मूंगफलियां भूनकर खाने की बहुत आदत थी। पता नहीं किस किस से मूंगफली मांग लाती, उन्हें भूनती, गुड़ के साथ उन्हें खाती। मांग कर लाई हुई मूंगफलियां बड़े हिफाजत से मिट्टी के घड़े में रखकर उसका मुंह बंद कर रख देती। बारिश के दिनों में उसे खोलती। ये सब चीजें, चानी, मूंगफलियां, मिर्च आदि दत्तू मामा लाकर देता। चंदा मां और संता माए सगी बहनें थीं। ये कुल 6 भाई बहन थे। 4 बहनें और थीं, घोड़ा, गंगा,
रेबबाई तथा आइला, चंदा माँ को बुरहनपुर में, संता माई को तीर्थ में, ढोणा को चुंगी में, गंगा को वलसंगी में, रेबराय को बागदरी में तथा आइला को शिववरल में दिया गया था। तो 6 की 6 बहनों का जिक्र कर रहे हैं कि वे कहां कहां ब्याही गई थी। तो इसी वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कहानी में उलझन थोड़ी बढ़ जाती है इनको समझने में। लेकिन क्योंकि मैं आपको साथ साथ इसको समझाती चलूंगी और एक सिनॉप्सिस मैं पहले ही आप लोगों को शेयर कर चुकी हूं पहले के वीडियोस में, जिसके चलते आपको इन सारे रिश्तों को समझने में थोड़ी सुगमता मुझे लगता है मिलेगी। इन 6 बहनों में लक्ष्मण नामक एक ही भाई था। 6 विवाहों के बावजूद लक्ष्मण अपने वंश को बढ़ा ना सका। चंदा माँ तथा संता माँ को उनके पतियों ने छोड़ दिया। चंदा माँ बांझ थी इसीलिए, और संता माँ को एक ही संतान हुई इसलिए। तो पहले ही मैं जिक्र कर चुकी हूं, ये दोनों बहनें संता माँ और चंदा माँ। चंदा माँ जो थी वो इनकी मौसी नानी थी और वे बांझ थी, उनको बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए उनके पति ने उनको त्याग दिया। और संता माए को भी सिर्फ एक ही औलाद हुई और वो थी शरण कुमार लिम्बाले जी की मां। कोई बेटा ना जनने की वजह से वे भी त्याग दी गईं। तो ये कहानी है। चंदा मां बांझ थी इसीलिए, संता माई को एक ही संतान हुई इसलिए, बाद में कुछ हुआ ही नहीं। संता माई अपनी इकलौती लड़की लिए पूरी हिम्मत से हन्नूर में जी रही थी। हन्नूर में उनका मायका था, तो मायके के आसपास ही एक और घर डालकर संता माई शरण कुमार लिम्बाले जी की मां के साथ रह रही थी। दत्तू मामा चंदा मां की बहन ढोणा का बड़ा लड़का था। दत्तू मामा चंदा मां के पास अक्सर आता, चोरी करता, अंधेरी रात में किसी के खेत में घुसकर मिर्च, प्याज, मूंगफली चुराता, सवेरे सवेरे भरा थैला लाकर चंदा मां के घर ले आता। चंदा मां दत्तू को बहुत प्यार करती, दोनों थैला खोलते। कभी कभी थैले में मांस की बोटियां ही होती। चंदा मां को मटन खाने की इच्छा हुई और वह थैला भर मटन ले आता। दत्तू मामा का एक और भाई था, रोहिदास। वे हमारे गांव कभी नहीं आता, कारण हमारे गांव की किसी जवान औरत को उसने कभी भगाया था। अछूतों की पूरी बस्ती उसकी टोह में थी। तो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, खुद इनकी मां जिक्र करती हैं, आगे आएगा कहानियों में, आगे है तो तब मैं इस प्रसंग को दोबारा दोहराऊंगी कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, अभी बताऊंगी। तो आगे के प्रसंगों को सुने बगैर आपको शायद ये प्रसंग समझ ना आए। एक दिन सवेरे सवेरे खबर आई कि ढोणा मर गई है। चंदा मां संता माए बहन के क्रियाक्रम में हो आई। चंदा मां काफी रो रही थी। रोते हुए कहती, दत्तू ने मेरी बहन का गला दबाया है। मतलब इनके जो दत्तू मामा है उन्होंने खुद ही अपनी मां को मार दिया है। इनकी दूसरी सास जो मौसी नानी थी उनको। मैं सोचता, क्या सचमुच दत्तू मामा ने अपनी मां की जान ले ली होगी? मैं आज तक ढोणा मां की मौत का असली कारण तथा चंदा मां के उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया हूं। 6 बहनों में संता माए तथा चंदा मां ही शेष रह गई हैं, बकरी के 2 स्तनों की तरह। तो जो परिवेश उन्होंने देखा उसके हिसाब से ही उपमाएं भी इसमें दी गई हैं। जिस प्रकार गाय की तरह बकरी के 4 थन नहीं होते, या बाकी सब की तरह भी गाय बकरी के सिर्फ 2 ही थन होते हैं। चंदा मां और संता माए जब सामान्य मनस्थिति में होती तो काफी आत्मीयता से बात करती। जब झगड़ती तब लगता कि ये दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगी। चंदा मां संता माई को नीचे गिराकर ऊपर बैठती। वे बहुत झगड़ालू औरत थी। झोपड़ी के आसपास पड़ा हुआ पत्थर या मिट्टी तक वह किसी को उठाने नहीं देती। उनकी झोपड़ी के सामने गिरे हुए गोबर तक को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। किसी पर भी झपटती। कभी वह मसामा से ही झगड़ती, एक दूसरे को गालियां देती। नागी और मसामा चंदा मामा याद आ गया, चंदा मां के शरीर पर टूट पड़ती। ऐसे समय चंदा मां चिल्ला चिल्लाकर सारी बस्ती को इकट्ठा करती। तो ये सब आपसी झगड़े बता रहे हैं बहनों के, जिस तरीके से हम अपने बचपन में देख सकते हैं। भाई बहन है, लड़कपन में झगड़ते हैं, लेकिन इनका लड़कपन बुजुर्गियत तक भी बना रहा। मसामा की मुर्गियां थी, चंदा मां की बिल्ली। मुर्गियां
बिल्ली मुर्गियों के टोह में रहती, परिणामतः नागी बिल्ली को मारती, चंदा माँ नागी को गालियां देती। तब मसामा बीच बचाव करती, कहती, तू अपनी बिल्ली को बांध कर रख, हमारी मुर्गियों का वह खा जाती है। बस झगड़ा शुरू हो जाता। तो दो पड़ोसनों में, एक चंदा माँ जो है बिल्ली पालती थी और मसामा जो है वो मुर्गियां पालती थी, उनका बाड़ा था मुर्गियों का। तो इसी चक्कर में दोनों में झगड़ा हो जाया करता था। मसामा और चंदा माँ में झगड़ा शुरू हुआ कि दोनों में कुछ दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती। चंदा माँ अपना गुस्सा बिल्ली पर निकालती, उसे बांध कर रखती। वे पुरानी खाट पर सोती थी, उस खाट के पैर से बिल्ली बंधी रहती। बिल्ली को वे बहुत चाहती। जब वे दोनों, चंदा माँ और मसामा, एक हो जाती, झगड़े बंद तथा बातें शुरू हो जाती, तब हम बच्चे बिल्ली को नदी के दूसरे किनारे पर ले जाकर छोड़ते। चंदा माँ मुझसे 10 पैसे देती और कहती, बिल्ली की जान मत ले, पाप हो जाता है, काशी जाना पड़ेगा। वह डराती, मतलब बिल्ली को छोड़ के आने को कहती। मैं और नागी बिल्ली को छोड़ आते कि वह हमें झोपड़ी में बुलाती, पूछती बिल्ली का क्या हुआ, उसकी जान तो नहीं ली, कहाँ छोड़ाए, क्या वह चिल्ला रही थी। मैं खामोश रहता। बिल्ली के अभाव में उनका घर सूना सूना लगता। 4-6 दिन बाद वे किसी से बिलौटा मांग लाती, घर में बांध कर रखती, उसकी देखभाल करती। बिलौटा बड़ा होता कि हम फिर उसे नदी के उसी किनारे पर पहुंचाते, मतलब फिर सेम कहानी शुरू हो जाती। गांव में बिल्ली पकड़ने वाले आए कि चंदा माँ बिल्ली को घर में बांध कर रखती। धीरे धीरे मुझे मृत जानवर से घृणा होने लगी। मृत जानवर का मांस खाने वालों पर भी गुस्सा आने लगा। मेरी आयु में सभी सहयोगियों में यह गुस्सा छूत के रोग की तरह फैलने लगा। चमड़ा उतारे हुए जानवर के मांस पर हम पेशाब करते, गोबर या मिट्टी फेंकते, पर गंगा माँ ऐसे मांस को भी ले जाती, धोती, पकाती। हम साथियों को उन पर गुस्सा भी आता और बुरा भी लगता। मृत जानवर का मांस कोई खाए ही नहीं, ऐसा लगता। तो ये शायद उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जब डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब चीजों का खूब प्रचार प्रसार किया था कि जो है मृत जानवर जो है वो अछूत न खाएं। इसी चीज का जिक्र हम तुलसी राम जी की मुर्दैया में भी देखते हैं। संता माई बहुत गुस्सैल थी। घर पर माँ की जचकी हो चुकी थी। हम बाहर खेल रहे थे। उन दिनों संता माई हम पर बहुत गुस्सा करती, कहती शिशु को किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, किसी के भी स्पर्श से उसे भूत बाधा हो सकती है। तो यहाँ शिशु को इसलिए नहीं छुआ जाता है क्योंकि उसे इन्फेक्शन ना हो बाहरी कोई, क्योंकि बहुत कोमल होता है वो। लेकिन यहां पर उसे भूत बाधा यानी कि अंधविश्वास के तौर पर देखा जाता है। वह हमें बहुत गालियां देती। इन दिनों वह किसी को छूती नहीं। बाहर से आने के बाद झोपड़ी में प्रवेश करने से पूर्व कहती, पीछे मुड़कर थूको और फिर भीतर आओ। पैरों पर पानी डाले बगैर वह भीतर आने ही नहीं देती। भीतर जाने के लिए शरीर पर गौमूत्र छिड़कती। गौमूत्र लाने का काम मेरा या नागी का होता। हम लोग लोटा लेकर गायों के पीछे दौड़ते। तो वहां भी इस टाइम भी, आजकल तो इस चीज का बहुत जिक्र हो रहा है, गौमूत्र पीजिए, छिड़किए, पवित्र होता है। और ये एक अनोखा जिक्र मैं पहली बार आत्मकथा में पढ़ रही हूं। लोटा भरता, हम लोग लोटा लेकर गायों के पीछे दौड़ते। गाय मूतती ही नहीं, लोटा भरता नहीं। मैं परेशान हो जाता। इच्छा होती लोटे में खुद ही मूत कर ले जाऊं, पर साथ में बहन होती थी। बैल का मूत चलता नहीं था। गौमूत्र इतना पवित्र कि सारी अपवित्रता पवित्रता में बदल जाती थी। गाय की योनि को स्पर्श करके हम उसे सहलाते और कहते, मूत मूत। तब गाय थोड़ा सा पेशाब करती। काफी कोशिश के बाद हमें गौमूत्र मिलता। तो इस तरह के प्रसंग जिसे सहज तरीके से पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ गई हूं, तो उम्मीद है आप भी उसी सहजता से ही इसको ग्रहण करेंगे। मुझे याद है कि एक बार संता माई ने मेरा चेहरा गौमूत्र से धोया था। अच्छा नहीं लगा था, पर करता क्या, उन्होंने जबरदस्ती ही मेरा चेहरा धोया था। लगता कि मुंह में दरारें पड़ रही हैं। वह कहती, गौमूत्र पी बीमारियां भाग जाती हैं। ये सुनने के बाद मैं खूब चढ़ता। नागी को वे गौमूत्र पिलाती। तो उस टाइम भी क्योंकि महाराष्ट्र में शायद डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार जितना रहा, उतना ही आरएसएस के का भी प्रचार प्रसार मुझे लगता है वहां रहा होता ही है। गर्मी के दिन थे। मैं तथा मातंग समाज का भीमू
हम दोनों इन दिनों रोज खेलते। उसकी माँ हम दोनों पर नहीं जतलाती। खेलते हुए एक बार प्यास लगी, इस कारण हम दोनों घर आए। मैं पहले पानी पी गया, भीमू को पानी दे रहा था कि संता माई चिल्ला उठी, अरे मातंग के साथ लिए क्यों घूम रहा है? इसके साथ क्यों खेल रहा है? गांव जल रहा था क्या? इसके साथ खेलने लगा? उसे लोटा मत दे, अपवित्र हो जाएगा। और वह भीमू को डांटते हुए कहने लगी, चल यहां से निकल। तो इन आत्मकथाओं में समाज की जो पेचीदगियां हैं वे भी हमें पता चलती हैं कि खुद अछूत होते हुए भी किस तरह का छुआछात बरता जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की घुसपैठी एक शव यात्रा कहानी का मैं खास उल्लेख इस वक्त करना चाहूंगी, जिसमें यही चीज को लेकर कहानी लिखी गई है कि अछूतों में भी जो अछूत माने जाते हैं, एक समाज में, अपने ही दलित समाज में कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ तो हम लोग सवर्णों से होड़ लगाते हैं, उनसे ये चाहते हैं कि वे समानता का बर्ताव करें, लेकिन दूसरे ही पल हम लोग खुद छुआछात मानते हैं। तो यहां पर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात भी काफी सटीक बैठती है कि हर जाति अपने से निम्नतर जाति जो है वो ढूंढ लेती है भारतीय संदर्भों में। भीमू को पानी पीने से मना करने के कारण मुझे काफी बुरा लगा। बिरादरी दोस्ती से भी बड़ी होती है क्या? प्यास से भी बिरादरी बड़ी होती है क्या? भीमू आदमी नहीं है क्या? फिर उसके स्पर्श से पानी अपवित्र कैसे हो जाएगा? भीमू और मैं नदी पर चले गए। पैर जल रहे थे। नदी पर भी महारों का अलग घाट था और मातंगों का अलग। अब हम किस घाट का पानी पिए? यहां पानी ही पानी का बैरी बन चुका था। मतलब पानी को लकीरों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी डंडी मारने से पानी अलग नहीं होता, ऐसी कहावत है। लेकिन यहां पर पानी का भी बंटवारा हो गया घाटों के रूप में। हमारा मन अब दो घाटों में बट चुका था। मैं और भीमू मातंगों के घाट पर जाकर पानी पीने लगे। घर जाने के बाद संता माई ने मुझे इसलिए पीटा कि मैंने मातंगों के घाट पर पानी पिया था। उन्होंने मुझसे कहा, आगे कभी मतंग लड़के के साथ खेलेगा तो याद रख, रोटी बंद कर दूंगी। फिर जा मातंगों की बस्ती में। मातंगों की संगत क्यों पकड़ रहे हो? आजकल ऐसे बुरे दिन आए हैं क्या तुझे? राजा का बेटा है तू, राजा की शान से जी। पटेल का है रे तू, पटले का है। यहां पटेल होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो पटले लिखा है। संता माई अनाप शनाप बक रही थी और उधर अनसा मां भी भीमू को पीटा था। मुझे साथ में ले जाकर उसने मातंगों का घाट अपवित्र कर दिया था। जो वर्ण व्यवस्था में जो खुद अछूत माने जाते हैं, वे किस तरह छुआछात बरतते हैं, इससे अपने ही समाज की भी पोल सामने आती है कि अभी कितने फ्रंट पर काम करना बाकी है। बुधवार मेरे गांव में साप्ताहिक बाजार था। प्रति बुधवार दादा मुझे 10 पैसे देते। पैसे लेकर मैं सवेरे से शाम तक बाजार में घूमता। कोई चुड़वा खाता, कोई केले खाता, तो कोई जलेबी। अलबत्ता मैं 10 पैसों को देखते हुए थूक निगलता। अंत में बाजार खत्म होते समय शाम को उन 10 पैसों से एक पेड़ा खरीदता। उसे थोड़ा थोड़ा खाता। शबरी द्वारा झूठे किए गए बेर की तरह वह पेड़ा मैं मां को लाकर देता। मां उस पेड़े को खाने लगती। मैं कहता, बच्चे को भी दे देना। वे कहती, मेरा दूध बच्चे को चला जाता है ना, उस दूध के जरिए बच्चे को पेड़ा मिल जाएगा। मैं बच्चे को चूमता। मेरी बहन नागी को चोरी करने की आदत थी। उसके बाद की निर्मी। मैं नागी को घोड़ी, निर्मी को बिना नाक वाली यानी कि नकटी, वली को काली, तो सुनी को लंगड़ी कहता। सुनी के बाद पमी, फिर तम्मा। तम्मा का नाम था श्रीकांत। श्रीकांत के बाद इंदिरा। मैं उसे अंधी कहता। इंदिरा की पीठ पर सिद्धराम, वह गुजर गया। तो अपने भी पहले इन्होंने जिक्र किया अपनी नानियों का। कितनी सारी ये नानी जो है वो 6 बहन है, उनके नाम कहाँ कहाँ ब्याही। अब वे अपने सौतेले भाई बहनों के नाम हमें बता रहे हैं। बड़े बुरे दिन थे। खाने के लिए मिलता ही नहीं था। सारे भूखे रहते। कभी कुछ मिलता, कभी कुछ भी नहीं। मुझे भूख लगती, मैं रोटी के लिए रोता। भूख सहन नहीं होती थी।
खाता कम पर परेशान ज्यादा होता। परिणाम था संता माए गांव में रोटी मांगने जाती। संता माए के लौटने तक में परेशान हो जाता। संता माए आंचल में रोटी लिए आती। मुझे लगता वे दौड़ते हुए क्यों नहीं आती। वह मेरे सामने बंद आंचल को खोल देती। उसमें गांव की किसी सहृदया के घर की जूठन होती। रोटी के टुकड़े, अचार, बेसन की सब्जी सब देखकर मुंह में पानी भर आता। मैं बड़े चाव से खाता। वह अन्न अमृत की तरह लगता। संता माए का आंचल स्वर्ग की तरह महसूस होता। तो यहाँ एक बार फिर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जरूरतों को इतना ज्यादा इनकी घटा दिया गया है वर्ण व्यवस्था के जरिए। इतना अमानवीय रूप इनके जीवन को दे दिया गया है कि इन्हें जूठन भी 56 भोग लगने लगा है। अन्न का अभाव तो मैं बचपन से ही महसूस करता रहा हूं। सभी बहनें भूखी सो जाती। उन्हें खाने के लिए कोई जगाता भी नहीं था, क्योंकि रोटियां ही नहीं होती थी। वे भूखी ही सो जाती। हम लोग ही खा लेते। माँ केवल पानी ही पी लेती। दादा बीड़ी पीकर भूख को जलाते। मैं सोई हुई बहनों को निहारता। उन्हें देखकर मेरी नींद ही गायब हो जाती। भूख भी खत्म हो जाती। अपने हिस्से का निवाला उन्हें देने की इच्छा होती। बुधवार को वनी, नागी, निर्मी बाजार में टहलती। दिन भर बाहर ही रहती। बाजार में जो मिलता खा लेती। नागी व निर्मी तो बाजार में चोरी भी करते। खाने की चीजें चुराकर घर ले आती। हम सब लोग उन चीजों को खा लेते। चोरी नहीं करना चाहिए ऐसा लगता जरूर, पर पेट में क्या भरें। चोरी करने की हवस थोड़े ही थी। गरीब और दरिद्र लोग भूख से मजबूर होकर चोरी करते हैं। उन्हें पेट भर अन्न मिले तो वे क्यों चोरी करेंगे। काले व्यापार करने वाले नेता बन जाते हैं और भूख से मजबूर होकर चोरी करने वाले गुनहगार। कितनी बड़ी बात यहाँ पर शरण कुमार लिम्बाले जी कह रहे हैं कि जो लोग लाखों करोड़ों, अब तो लाखों करोड़ों की तो बात ही नहीं होती है, अरबों खरबों की बात होती है, उसका गमन करते हैं, दूसरों की हकमारी करते हैं। वे सफेद पोश, और जो अपनी भूख मिटाने के लिए एक निवाला चुरा ले, एक ब्रेड या एक रोटी किसी की चुरा ले, तब वे गुनाहगार हो जाते हैं। एक बार भरे बाजार में किसी बागबान ने वनी को चप्पलों से पीटा था। वनी गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। उसका अपराध, उसने एक केला उठाया था। बागवान चिढ़ गया। उस बागवान की वनी के उम्र की लड़की भी होगी, पर उसके मन में कोई दया नहीं थी। लोग इकट्ठा हो गए। मेरी आंखें छलनी हुए छप्पर की तरह चू रही थी। शाम के समय बाजार खत्म हो जाता। लोगों द्वारा फेंके गए केले के छिलके वनी इकट्ठे करती। ऐसे ही किसी बाजार के दिन रास्ते में बैठकर छिलके को खाते हुए मैंने उसे देखा। वहीं पर मैंने उसे पीटा। छिलके खा मत कहकर मैंने छिलके छीन लिए और दूर फेंक दिए। पर थोड़ी देर बाद मेरा विचार बदल गया। कितनी दरिद्रता है, पढ़ते पढ़ते मन द्रवित हो जा रहा है। मैंने केले के छिलके इकट्ठे किए। मिट्टी से सने उन छिलकों को कमीज से पोंछता रहा। बाद में नदी के किनारे जाकर खाने लगा। पर उसी समय मैंने अपने शिक्षक को वहीं से गुजरते हुए देखा। छिलके फेंक दिए, मानो भूख ही फेंक दी, गर्भपात की तरह। तो हर जगह अक्करमाशी होने का एहसास आपको इसमें मिलेगा। डायलॉग्स तक में भी जो संवाद लिखे हैं वे भी बिल्कुल उसी के आसपास लिखे हैं, गर्भपात की तरह। तो वेदना, जो मतलब पीड़ा है, कितने अंदर तक शरण कुमार लिम्बाले जी को सालती होगी और किस तरह का जीवन उन्होंने जिया होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। घर पहुंचा। मसामा यम की तरह चिथड़ों पर बैठी थी। भूलोक के पापी आदमी की तरह वनी रो रही थी। मां, मुझे भैया ने पीटा है। लोगों द्वारा फेंके गए छिलकों को खा रही थी। मेरा स्पष्टीकरण, मां मुझ पर चिढ़ गई। कीड़ों और चींटियों को खाकर उसे जीने दे। तुझे क्या पड़ी है इज्जत की। कोर्ट में खड़े अपराधी की तरह, हाथ में स्थित गीता की तरह मैं मौन था। तो कितनी अच्छी उपमा दी है कि गीता जो है वो खुद तो मौन रहती है और उसके ऊपर रखकर कितने लोग कसम खाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे भी बहुत सारा जिक्र है और एक साथ बहुत ज्यादा जिक्र करने पर मुझे डर है कि कहीं मेरे आंसू ही ना निकल आए इस तरह का वर्णन पढ़ते हुए। तो रुक रुक कर पढ़ेंगे, विराम लेंगे, आत्मसात करेंगे आत्मकथा को, तब आगे बढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।